हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं उमा फातिमा और आज की क्लास है क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें हम सोशल साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर और पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है या फिर रिवीजन ही करना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, भूमंडलीकृत क्या होता है। सबसे पहले तो यही बता दूं, तो भूमंडलीकृत वो कहते हैं जैसे हमारे चारों तरफ या हमारे देश में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्टिविटीज़ मतलब कि जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, या कुछ सामान बनाने के लिए कुछ फैक्ट्री में काम चल रहा है, या नई नई तकनीकें खोजी जा रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, नए नए संसाधन का इंसान खोज कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भूमंडलीकृत में आ रही हैं। जो भी चीज़ें देश आगे बढ़ रहा है वो सब भूमंडलीकृत है। तो इस चैप्टर में कब से भूमंडलीकृत का बताया गया है, तो 13वीं शताब्दी से 17वीं 18वीं से भूमंडलीकृत विश्व का बनना शुरू हो गया था। तो उस कहाँ से बना, कहाँ से शुरुआत हुई, और इस चैप्टर में है कि जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद हमने पढ़ा, तो यूरोप में जब राष्ट्रवाद हो रहा था, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जब जागृत हुई थी, तब वो भूमंडलीकृत बन ही रहा था। तभी सारी की सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही थी। तभी से इसमें है कि कोई हम क्रांति नहीं पढ़ेंगे कि कब कौन सा देश किससे लड़ा या कब राष्ट्रवाद जागृत हुआ, ये नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद की चीज़ें पढ़ेंगे कि जब युद्ध हुए, क्रांति हुए, तो उनसे जब हानियाँ हो रही थी, नुकसान हो रहे थे, उस तरह से जो हानियों के बीच जब देश उठकर खड़ा हुआ, जो नई नई चीज़ें जिनका नुकसान हुआ था, उन नई नई चीज़ों का इजाद होने लगा। विश्व युद्ध के बाद जब कैसे देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, कब महामंदी आई, कब लोग कहाँ भूखे मरे, कब वो कैसे एक देश से दूसरे देश में संबंध स्थापित हुए, वो सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में सिर्फ मैं वही बताऊंगी जो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी कुछ थोड़ी चीज़ें हैं, पॉइंट मैंने छोड़े भी हैं, और वही पॉइंट मैंने पकड़े हैं या मैं आपको बताने वाली हूँ जो जिनसे आपका पूरा चैप्टर बनेगा, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई। तो प्राचीन से आधुनिक युग तक, मतलब पुराने ज़माने से आज के युग तक, आज की डेट तक जितना भी भूमंडलीकृत बना उसके बारे में बताएंगे। तो प्राचीन से ही लोग एक दूसरे से, जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, प्राचीन काल से आधुनिक युग, तो प्राचीन से ही, पुराने ज़माने से ही लोग एक दूसरे देश आ जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं। पुजारी हो गए, कलाकार हो गए, और तीर्थयात्री हो गए। तीर्थयात्री मतलब वो जो अपने धर्म के लिए यात्रा करते हैं। तीर्थयात्री आपको पता ही होगा, जैसे उत्तराखंड वगैरह सब जाते हैं, तो वो तीर्थयात्री हो गए। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्न कारणों से लंबी लंबी यात्रा करते थे, और उस यात्रा में कई चीज़ें भी अपने साथ ले जाते थे। अपना हुनर ले जाते थे, सामान ले जाते थे, वस्तुएं ले जाते थे, मूल्य ले जाते थे, और हुनर के साथ साथ वो बीमारी भी लेकर चले जाते थे कि अगर एक इंसान बीमार है तो बेशक वो जाएगा, और उसके साथ बीमारियां भी जाएंगी। कि जैसे कोरोना चीन से हमारे देश आ गया, तो उसी तरह बीमारियों का भी आदान प्रदान होता रहा। तो एक चेचक की महामारी आई थी जो कि यूरोप में बहुत फैल गई थी, और यूरोप में उस बीमारी से मरे भी बहुत लोग थे। तो इस तरह से बीमारियों का भी आदान प्रदान होता रहा, ठीक है। अब आया रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना। अब ये रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग है कि कोई वो नहीं है कि रेशम जो काम में सिला जाता है वो रेशम मार्ग नहीं। रेशम मार्ग की शुरुआत कब हुई? रेशम मार्ग की शुरुआत 13वीं शताब्दी से हो गई थी कि एक देश का दूसरे देश से जुड़ने का जो रास्ता बना, जो रास्ता खुला, उसे रेशम मार्ग कहा गया। पहले जैसे हम लोग एशिया में रहते हैं, तो एशिया के बीच संबंध बने, रास्ते बने, नए रास्ते खोजे गए, उनमें रेशम मार्ग हुआ। फिर उसके बाद में एशिया से यूरोप और यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में रेशम मार्ग बनते चले गए। वो रेशम मार्ग ज़मीन के ज़रिए भी बने और जल के भी ज़रिए बने, कि जैसे पानी वाले जहाज़ से एक देश से दूसरे देश जाते हैं, उस तरीके से वो रेशम मार्ग
बन गए। तो जैसे लिखा है, रेशम मार्ग विश्व का जुड़ना न केवल एशिया के विस्तृत क्षेत्रों को आपस में जोड़ता, बल्कि एशिया के रूप में और विस्तृत अफ्रीका से भी जोड़ता, इन मार्गों जोड़ता था। तो ये आपके रेशम मार्ग होते। इन रेशम मार्गों से बौद्ध वंश के कई लोगों ने भी सफ़र किया, यात्रा की, और ईसाइयों ने भी यात्रा की और मुसलमानों ने भी यात्रा की। तो बेशक जब रास्ते बनते हैं तो रास्तों से लोग अपनी अपनी ज़रूरतों से यात्रा करने ही लगते हैं, तो वो रेशम मार्ग कहलाए, जब लोग आपस में जुड़ने लगे। तो अब आया नीचे कि नए फसलों का भोजन में नई फसलों का परिचय हुआ। तो नई फसलें कौन कौन सी रही हमारी? तो आलू को ढूंढा गया नई फसलों में, जो कि काफ़ी फेमस है आलू। सोयाबीन जो बरी आती हैं वो सोयाबीन खोजी गई, एवं मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। और ये किसने खोजा? ये खोजा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस ने मूंगफली खोजी, आलू खोजा और सोयाबीन खोजी। ये तीनों चीज़ें क्रिस्टोफर कोलंबस नाम याद रखना, ये अति लघु में भी आ सकता है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, किया। ये एशिया एवं यूरोप में विस्तृत हो गया, मतलब अपने जहाँ हम लोग जिस महाद्वीप में रहते हैं उसमें हो गया, और यूरोप महाद्वीप में विस्तृत हो गया। ठीक है, और उसमें जो नूडल्स हम लोग खाते हैं, नूडल्स की भी नई फसलों में खोज में आता है कि नूडल्स का भी खोजा गया, और जो कि चीन में फैला ही था, और उसके बाद एशिया में, और फिर एशिया से उत्तरी अफ्रीका में, यूरोप में, हर जगह वो नूडल्स भी फैल गया। अब बात आई आयरलैंड के, एक पॉइंट यहाँ भी है, आयरलैंड के गरीब काश्तकार। ठीक है, आयरलैंड के गरीब काश्तकार। काश्तकार कौन होते हैं? काश्तकार वो होते हैं कि जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, और वो कोई ज़मींदार के पास जाते थे कि भाई इतना पैसा ले लो, या इतना अनाज हम तुम्हें हर साल देंगे, मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दो, मैं उस पर कृषि करूँगा। तो उन्हें बोलते थे काश्तकार। तो काश्तकारों के साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था कि गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर थे। ठीक है, 1840 के दशक में फसल ख़राब हो गई और आलू का अकाल पड़ गया। ठीक है, वहाँ की जनता ज़्यादातर आलू पर ही निर्भर थी, और जो 1840 में फसल ख़राब हो गई और आलू का अकाल पड़ गया। 1845 से और 1849 4 साल तक अकाल पड़ा रहा, जिससे 10 लाख से भी अधिक लोग भूख से मर गए। जो कि आलू पर निर्भर थे, वो भूख से मर गए। इतना अकाल तगड़ा पड़ा था, 4 साल तक वो रहा ही रहा। जैसे अभी हो गया था कुछ 1-2 महीना पहले कि आलू कितना महंगा हो गया था, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, जो सब 1-1 किलो घर में बनाते थे, फिर उनके घर में पाव भर, आधा किलो ऐसे बनने लगा। इतना महंगा आलू हो गया था। और ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी सबको पसंद ही होती है, मुझे भी पसंद है, कमेंट में बताना और किसको पसंद है। तो उससे 10 लाख लोग मर गए। ठीक है, अब नए मार्ग एवं व्यापार की खोज। जब भूमंडलीकृत विश्व बन रहा है, तो उसमें रोज़ बरोज़ डेली टू डेली नए मार्ग की खोज हो रही है, नए फसलों की खोज हो रही है। कि जैसे अब आजकल चाइनीज़ बीज कितना हमारे इंडिया में चल रहा है कि चाइनीज़ वो आ गई, हरी मटर आ गई, चाइनीज़ कद्दूआ आ गया। तो इस तरह से नई नई बीजों का, नई नई चीज़ों की खोज हो रही थी, और 16वीं शताब्दी तक चली। ठीक है, अब बात आई 19वीं शताब्दी की। 1900 का जब ज़माना आया, तो 1815 और 1814 के बीच की बात है। अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की 3 प्रकार के प्रवाहों की पहचान की। बहुत तेज़ी से विश्व बन रहा था, भूमंडलीकृत विश्व बन रहा था। तो रोज़ नए नए विचार आते थे, आइडिया आते थे कि किस देश से कैसे संबंध बनाए, कहाँ से व्यापार को आदान प्रदान करें, और क्या ऐसी तरकीब बनाए जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो अर्थव्यवस्था मजबूत उन्होंने कैसे सोचा? सबने वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह, वस्तुओं का और व्यापार दोनों का प्रवाह बढ़ा दो, आयात निर्यात दोनों का बढ़ा दो। ठीक है, रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवास। अब जब अपने देश में काम नहीं रहा, जब महामंदी आई थी, तो अभी वो भी बताएंगे कि कब लोग एक दूसरे के देश में भागे और कहाँ से क्या हुआ।
तो जैसे रोज़गार की तलाश में लोग जाते ही हैं, कोई दिल्ली गया, कोई मुंबई गया। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई केरल जा रहा है, कोई कर्नाटक जा रहा है। तो इस तरह से रोज़गार की तलाश में लोग जाने लगते हैं। फिर विदेश भी जाने, कोई सऊदी, कोई कुवैत, कोई कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से रोज़गार की तलाश में लोगों का प्रवास लंबी एवं दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि में निवेश के लिए ब्याज के लिए पैसा भी दिया जाने लगा कि उससे कुछ ब्याज जब मिलेगा तो पैसों का बढ़ोतरी होगी। ठीक है, कॉर्न, अब इसके बाद पढ़ेंगे कॉर्न लॉ और इसके प्रभाव। तो ये कॉर्न लॉ क्या है और इसके प्रभाव क्या है। तो फर्स्ट तो कॉर्न वही है जो हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं, वो फूले फूले होते हैं और मक्का से बनते हैं। वो भुट्टा अपना जो होता है, उसके जो दाने निकलते हैं वो मक्का बोले जाते हैं और इंग्लिश में उसे कॉर्न बोले जाते हैं। तो लॉ, जो लॉ हमारा कानून है, लॉ को कानून बोलते हैं। तो कॉर्न लॉ क्यों इसमें लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि पहले किसान क्या करते थे, भुट्टा बहुत बोया जाता था, गेहूँ बोया जाता था, जौ बोई जाती थी, कपास मतलब रुई बोई जाती थी। ठीक है, तो भुट्टा बहुत अधिक बोया जाता था। तो इसके प्रभाव क्यों हुए, कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। तो हमारे देश के ज़मींदारों ने कहा कि जब हमारे देश में इतना कॉर्न हो रहा है, मक्का पैदा हो रहा है, भुट्टे हो रहे हैं, तो हमसे खरीदो ना। सरकार से कहा कि हमसे खरीदो ना, उच्च दामों पर खरीदो। आप दूसरे देश से क्यों मंगवा रहे हो, ब्रिटेन से क्यों मंगवा रहे हो। जब हमारे पास है इतना अवेलेबल कि यहाँ के लोग खा सकते हैं, तो आप वहाँ से मत मंगवाओ, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो वो सस्ती बिकने लगती है। तो ज़मींदारों के दबाव से सरकार ने कहा ठीक है कि आयात रोक दो, ब्रिटेन से भुट्टा नहीं आएगा, कॉर्न नहीं आएगा, और अपने देश का ही ख़रीदा और बेचा जाएगा और यहाँ के लोग ही खाएंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो निर्यात किया जाएगा। तो उस कानून को बोला गया कि कॉर्न लॉ का कानून बना। अब ब्रिटेन में क्या हुआ, कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। ठीक है, क्या हुआ ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में जब कॉर्न आना यहाँ बंद हो गया तो अब उनके देश में बहुत अधिक कॉर्न हो गया। अब इतना मक्का, इतना भुट्टा, इतना जब कहीं बाहर जा नहीं रहा है, तो जब चीज़ें ज़्यादा होती तो सस्ती बिकने लगती है। अब वहाँ एकदम सस्ता हो गया, खाना बहुत सस्ता हो गया, भुट्टा बहुत सस्ता हो गया। तो लोगों ने क्या किया, खपत की वृद्धि बढ़ गई कि मतलब जब चीज़ें सस्ती हैं तो ज़्यादा खाएंगे, तो वो ज़्यादा खाने लगे और नए नए उद्योगों का भी विकास होने लगा उसमें, ब्रिटेन में। और बहुत तेज़ी से उसमें विकास हुआ, उद्योग मतलब कंपनी खुलने लगी, कारखाने खुलने लगे कि बिस्कुट बनाओ, ये बनाओ, अरे तमाम खाने की चीज़ों से उससे उद्योग बढ़ा और बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, वस्तुओं का विकास 20 के बीच। अब जब ब्रिटेन में इतना उद्योग का विकास हुआ, तो उद्योग का हो रहा है तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो वस्तुओं का भी तो विकास उतनी तेज़ी से होगा। तो अब वस्तुएं भी बनने लगी, खरीदी जाने लगी, दूसरे देश से मंगाने जाने लगी। तो इतनी तेज़ी से वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ी कि 25 थी, फ़ौरन ही 1820 से 1924 के बीच 25 से 40 बढ़ गई। क्या बढ़ गई, 25 से 40 तक बढ़ गई, इतनी तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, व्यापार 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादकों, जौ, गेहूं, कपास और कोयला। अब वहाँ पर क्या हुआ कि ज़्यादातर क्या बोलने जाने लगा, कपास, यहाँ इंडिया में प्राथमिक उत्पादों में जौ, गेहूं, कपास और कोयला ज़्यादा बोया जाने लगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो अपना फीडबैक ज़रूर देना, और अगर कुछ गलती भी हो रही है तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ यहाँ पे आपने गलती करी है। फीडबैक देने से ये होता है कि मुझे लगना तो चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो, जग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो इस वजह से अपना फीडबैक ज़रूर देना। बात कर रहे थे कि 19वीं शताब्दी में तकनीकी की भूमिका बेतहाशा स्पीड से दौड़ी। रेल मार्ग बनने लगे, जहाज बनने लगे, टेलीग्राफ, टेलीफोन, नई नई तकनीकों की मशीनें बनने लगी। तो तकनीकी में बहुत तेज़ी से बदलाव आया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ़ोन में कितने जल्दी चेंजेस आए कि अभी बटन वाला कीपैड वाला फ़ोन था, फिर टच से और कई गुना बढ़ता गया। तो उस तरह से तकनीक में बहुत तेज़ी से कह सकते हैं कि बदलाव आया, उसमें बहुत ज़्यादा भूमंडलीकृत देखा जा सकता है तकनीकी में।
इस तरह से सुधार आया। फिर नेक्स्ट है मांस परिवहन में तकनीक किस तरह से लगाई गई। तो मांस परिवहन क्या है? मांस जब एक देश से दूसरे देश मांस भेजा जाता था तो पहले तकनीकी नहीं थी, और जब गोश्त भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सड़ ही जाएगा। तो जो सड़ जाता था तो यहाँ से जो मांस जाता था तो वो मांस काट कर नहीं भेजते थे, ऐसे ही खड़े जानवर भेज देते थे, और खड़े जानवर जाकर वहाँ अपने काटते पीटते थे, बेचते वगैरह थे। तो उससे क्या होता था कि गोश्त बहुत महंगा बिकता था, मांस जो था बहुत महंगा था, जो वहाँ के गरीब लोग नहीं खा पाते थे, सिर्फ अमीर जो थे व्यापारी वही खाते थे। तो इसलिए गोश्त बहुत महंगा था, मांस बहुत महंगा था। फिर क्या हुआ, उसमें तकनीक कैसे हुई? उसमें तकनीक इस तरीके से हुई कि गाड़ियों में वो फ्रिज वगैरह लग गए, और जहाज़ों में फ्रिज की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग गई, कंटेनर जैसे फ्रिज। तो उसमें गोश्त यहाँ से मांस कट कर जाता था और उन्हीं फ्रिज में लगाकर और फ्रिज से दूसरे देश निर्यात कर दिया जाता था। तो गोश्त जाता था, तो फिर जब गोश्त ज़्यादा जाने लगा, मांस ज़्यादा जाने लगा, तो वहाँ पर उसकी वृद्धि तेज़ी से हुई, बढ़ने लगी, और कीमतों में कमी हुई, जिससे गरीब भी खाने लगे और जितने अमीर थे वो भी खाने लगे। तो इस तरह मांस में चेंजेस हुए, मांस में तकनीकी का सुधार हुआ। ठीक है, भारत में अनुबंधित मजदूर, ठीक है, 19वीं सदी में भारत के अनुबंधित मजदूर किस तरह थे? अनुबंधित मजदूर उन्हें कहते हैं कि आपको पता ही होगा कि कोई भी इंसान अक्सर, एक छोटा सा मिसाल लेकर मैं बताती हूँ कि आपके आस पड़ोस मोहल्ले या घर में कोई ना कोई ऐसा होएगा ही जिसने बाहर विदेश जाने की बात करी होगी। विदेश में क्या करते हैं कि 2 साल का, 3 साल का, या कोई जगह ही है कि आप 2 साल के लिए, 1 साल के लिए हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारे यहाँ काम करिए और इतना पैसा आपको मिलेगा, और 2 साल तक उसका टाइम है, वीज़े का टाइम है, तो 2 ही साल तक आपको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, इससे पहले हम आपको जाने नहीं देंगे। भले काम अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, 2 साल तक आपको करना ही पड़ेगा। जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा और हम अपनी मर्ज़ी से ही आपको भेजेंगे आपके घर, तभी आप जा सकते हो। वो वहाँ का कानून होता है, क्योंकि हम लोग सिग्नेचर करके ही जाते हैं कि हाँ ठीक है, 2 साल के लिए हम जा रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी में बेहद इसका काम बढ़ गया, इसलिए क्योंकि देश में क्या हुआ कि कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, कुटीर उद्योग रह ही नहीं गए। हाथ से जब मशीनें बनने लगी तो सारा काम मशीनों से हो गया, तो कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, और ज़मीनें बहुत महंगी हो गई, और नई नई बिल्डिंग्स बनने लगी। तो एक देश से दूसरे देश लोग काम की तलाश में जाने ही लगे। तो इस तरह से बोला जाता है कि श्रमिक बंधुआ मजदूर की कई आपने कहानी भी पढ़ी होगी। कई ज़मींदार छोटे काश्तकारों को गुलाम की तरह रख लेते हैं, उन्हें पैसा भी नहीं देते, सिर्फ खाने के तौर पर, कि जब कोई पूछता है कि कौन है तो ये कहते हैं बंधुआ मजदूर हैं। तो बंधुआ मजदूर वैसे ही कि हम थोड़ा सा अगर आपको पैसा दे दें या ज़मीन दे दें, आप उसका लगान या पैसा नहीं चुका पाते तो हम आपको अपने घर पर रख लेंगे, चाहे जितना आप जाना चाहोगे, लेकिन आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे कर्ज़ के नीचे दबे हो, या आपने साइन किया है कि हाँ ठीक है, हम इतने साल तक, इतने महीने तक आपके यहाँ काम करेंगे, तो वो कहलाते हैं बंधुआ मजदूर। तो 19वीं शताब्दी में इसका बहुत तेज़ी से पतन हुआ। जब आपने सुना होगा कि लोग, कोई सऊदी जा रहा है, कोई कुवैत जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो वो इस तरह से बंधुआ मजदूर श्रमिक के रूप में उभरे। और जिसमें ऐसे बंधुआ मजदूर कौन से देश, कहाँ कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के बहुत थे, उत्तर प्रदेश के बहुत थे, हमारे प्रदेश मतलब लखनऊ से मैं हूँ, तो लखनऊ से बहुत थे, उत्तर प्रदेश के बहुत थे, केरल के बहुत थे, और चीन के भी बहुत इधर उधर, चीन जो देश था उसके भी लोग इधर उधर बहुत जाने लगे। इस तरह से बंधुआ मजदूर का एक पार्ट निकल के आए प्रॉब्लम। अनुबंधित मजदूर की स्थिति, अब उनकी स्थिति कैसी होती थी कि कोई भी एजेंट या कोई भी इंसान आया आपके पास, उसने कहा कि फला जगह चलो, बहुत अच्छी फैक्ट्री है या बहुत अच्छा देश है, वहाँ के इतने अच्छे मालिक हैं, आपको इतनी सैलरी है, काम आपको थोड़ा करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े सपने और अच्छी वहाँ की दृष्टि दिखाकर वो आपको ले गया, और ले जाने के बाद काम आपको क्या मिला कि कोई बकरी चराओ, या कहीं झाड़ू पोछा करो, फ्लश साफ़ करो, सब्जी लेकर आओ, या ड्राइवरी करो। तो इस तरह के काम दिए जाते थे। तो आप गए हो साइन कर कर, या आप उनके कर्ज़े में हो, तो आपको बंधुआ मजदूर ही रखेंगे, आप चाहे जितना रोगे पीटोगे, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह की स्थिति होने लगी। जब आपने सुना होगा कि बहुत सारे बंधुआ मजदूर दूसरे देश में फंसी गए, उनको आने के लिए ना पैसा दिया जाता था,
ना उनका वीज़ा वगैरह कुछ रखते थे। तो वो वहीं कुछ नाम भी इसमें दिए हुए हैं। उसी कई वंश के लोग भी आज भी उसी देश में रह रहे हैं। वो बंधुआ मजदूर के तौर पे रहे, लेकिन अब वहाँ उन्होंने अपना घर मकान बनवा लिया है। तो इस तरह से उनकी स्थिति होती थी। जब मोदी सरकार आई थी शुरुआत में, तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को कुछ देशों में अलग अलग जगह के लोग फंसे हुए थे बंधुआ की तरह, कि उनके पास पैसा नहीं था आने जाने का, ना उनके पास पासपोर्ट था। तो स्मृति ईरानी शायद थी जो उन्हें यहाँ से अपने इंडिया लेकर आई थी। शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है। कुछ थे इंडियंस जो दूसरे देश में फंसे थे, वो वहाँ की स्थिति इस तरह से बन गई थी अनुबंधित मजदूरों की। भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध, व्यापारिक संबंध कैसे बने? तो भारत और ब्रिटेन के बीच ऐसे व्यापारिक संबंध बने क्योंकि ब्रिटेन के यहाँ बाजार, भारत की बाजार में ब्रिटेन के बहुत से पुनर्निर्माण रहे थे, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ही थी। तो इसलिए यहाँ से कपास जाने लगा, बहुत सारी चीज़ें जाने लगी और वहाँ से आने जाने भी लगी। तो ब्रिटेन और भारत का अच्छा कनेक्ट हो गया और वहाँ के उसके संबंध बहुत अच्छे बन गए, जिससे अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। ठीक है। युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सब उस ज़माने की बात है जब हमारे देश में जब ब्रिटिश सरकार को भगाया जा रहा था। जब मैंने पढ़ाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तब की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। 1915 को गांधी जी हमारे देश में वापस आए थे। तो 1914 और 1918 के बीच, युद्ध के बीच प्रथम विश्व युद्ध, कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में और 1918 तक, जिसमें मित्र एक पक्ष के लोग थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, और अंत में अमेरिका भी उनके साथ हो गया। और दूसरे थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और जर्मनी। हाँ, तो दूसरे पक्ष वाले जर्मनी वाले लोग जीत गए थे प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में इतना भयंकर प्रथम विश्व युद्ध था, जो विश्व युद्ध, दो घरों की लड़ाई नहीं और दो महलों की लड़ाई नहीं, विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें कई देश आपस में टकराए। तो उसमें बहुत ज़्यादा हानियाँ हुई, नुकसान हुए, अर्थव्यवस्था बिखर गई, सब टूट गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और जिसमें 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, 90 लाख से ज़्यादा लोग। तो इस तरह के जब विश्व युद्ध होते हैं तो ऐसा ही इतने ही नुकसान होते हैं बड़े बड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था कैसी थी 1914 और 1918 के बीच में? तो तब आ गई थी महामंदी। ठीक है, युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था एकदम बेकार हो गई थी। जो चीज़ें उभर कर नई तकनीक और नया नया सब कुछ बन रहा था, वो सब एकदम ठहर सा गया था, रोक क्या गया था। अब इसमें लिखा युद्धोत्तर के बाद युद्धोत्तर सुधार। तो जो चीज़ों का नुकसान हुआ, आपस में जो देश बिखर गए, जिसमें ज़्यादा ब्रिटेन का बहुत नुकसान हुआ था, तो उसमें सुधार कैसे किए गए? तो सुधार आपको पता ही होगा, अमेरिका तो शक्तिशाली देश है ही है, हमेशा से रहा। तो सुधार सबके बैंक एकदम धराशायी हो गए थे। तो ब्रिटेन ने अमेरिका से बहुत ज़्यादा कर्जा लेना शुरू कर दिया। जैसे एक देश दूसरे देश से लेते हैं तो कर्जा लेना शुरू कर दिया, जिसमें और भी देशों ने कर्जे लिए, ब्रिटेन ने ज़्यादा लिया। अब अमेरिका इतना तो उसके पेड़ लगा नहीं है कि वो जैसे हिलाएगा निकल आएगा, तो उसने कर्जा देना बंद कर दिया कि भाई कितना देंगे, जो देखो हाथ फैलाए, जो देखो कटोरा फैलाए, कितना देंगे कर्जा। तो अमेरिका ने कर्जा देना बंद कर दिया और कर्जे और गरीबी अमेरिका में भी आ गई। तो ब्रिटेन जो था, अब कर्जा उसको नहीं मिल रहा है, तो अब ज़रूरतों की चीज़ें तो हमें अपने बैंक से करना है। तो वहाँ के सारे बैंक लॉक हो गए, बंद हो गए, और इस तरह से महामंदी आ गई, और जिससे परेशानियों का जो झेलनी पड़ी वो अमेरिका को भी झेलनी पड़ी। कई बैंक बंद हो गए, जिसमें एक बैंक का नाम भी है इसमें, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना कौन सा बैंक था। शायद ब्रिटेन का एक बैंक है, मैं लिखना चाहिए था बट मेरी गलती है, मैंने नहीं लिखा। तो आप लोग कमेंट में बताना कौन सा बैंक था। वो बैंक बंद हो गया और महामंदी का सीज़न शुरू हो गया। कब? 1914 और 1918 के बीच। सुधार, कर्जा लेकर शुरू हो रहा था सुधार, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाया। अब धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, कुछ जिनकी कमर टूट गई थी वो थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगे। अब उसमें क्या हुआ,
कारों का उत्पादन बढ़ा। कारों मतलब कारों नहीं, कर्जे वाला नहीं, कारों गाड़ी वाला, जो 4 पहिया 4 व्हीलर होती है। कारों का उत्पादन तकनीक में भी बहुत तेज़ी से हो ही रहा था। रेल मार्ग, जहाज वगैरह सब बन रहे थे, फिर कारें बननी शुरू हुई। तो कार सबसे पहले हेनरी फोर्ड, ठीक है, नाम याद रखना, हेनरी फोर्ड ने पहला मॉडल बनाया था कार का। कौन सा था? टी मॉडल। उस मॉडल का नाम था टी मॉडल। देश की पहली कार 1919 में, ये अति लघु में क्वेश्चन आ सकता है, 1919 में कार उत्पादन शुरू कर दिया, ठीक है। कारखाने खोले और कारखानों में बंधुआ मजदूरों को एकदम मशीन की तरह काम करवाते थे, क्योंकि वो बंधुआ मजदूर थे। तो जो टी मॉडल पहला मॉडल था, देश की पहली कार 1919 में बनी, ठीक है। उत्पादन 20 लाख की एक कार थी, जो वर्ष 1929 में 50 लाख तक हो गया, ठीक है। 20 लाख की पहली कार थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते जैसे महामंदी हो गई तो 1929 में 50 लाख की हो गई। 1919 में जब पहली कार बनी, ठीक है, 1929 में 50 लाख हो गया। अब महामंदी शुरू हुई, ठीक है। महामंदी 1929 से 1929 से शुरू हुई, 1930 तक पूरे विश्व में हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि अब अमेरिका ने कर्जा देना बंद कर दिया था, बैंक में ताले लग गए थे, और एक कारण ये था कि कृषि में बहुत ज़्यादा उत्पादकता हो रही थी, कृषि में बहुत ज़्यादा पैदावार फसलें हो रही थी, जिनकी जब ज़्यादा चीज़ें पैदा हो रही तो उनकी जो उनकी ख़रीदारी है उनमें भी कम मूल्य पे ख़रीदा जा रहा है। तो इस तरह से कृषि में उत्पादकता के कारण भी महामंदी का एक माना जाता है। महामंदी के उत्तरदायी कारक 1929 से शुरू हुए, 1930 तक पूरे विश्व में फैल गई। महामंदी के उत्तरदायी कारक यही रहे कि फसलों में अधिक उत्पादकता हो गई, हर किसान के पास अधिक से अधिक फसल हो गई, और वो दूसरे देश कोई जा नहीं रहा, आयात निर्यात एकदम ठप हो गया। जब बैंक में पैसा नहीं है, चीज़ें बन नहीं रही, उद्योग सब खाली हो गए हैं, तो आयात निर्यात एकदम बंद हो गया, जिससे किसानों को भारी मार झेलनी पड़ी। और जो हमारे देश में महामंदी रही, तो हमारे देश में काश्तकार बहुत परेशान हो गए। और जब तो इंडिया ने सोचा कि इतनी महामंदी है, तो इंडिया जो है सोने का निर्यात करने लगा, सोने का और अनमोल धातुओं का, हाँ कीमती धातुओं का, राइट, कीमती धातु और सोने का निर्यातक बन गया। लेकिन वो सोने के निर्यात करने से किसानों को तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, किसानों की स्थिति वही बदतर बनी रही और वो परेशानी झेलते ही रहे, ठीक है। भारत और महामंदी, ये सब वही सारी की सारी चीज़ें उसी में आती हैं कि बैंक ने कर्जा देना बंद कर दिया और महामंदी बढ़ती चली गई, और आयात निर्यात में कमी हो गई थी। इस वजह से महामंदी और ज़्यादा हो गई। और इंडिया ने क्या एक प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई कि चलो सोना चांदी और आभूषण और कीमती धातुएं हम निर्यात करते हैं, लेकिन वो निर्यात करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हुआ और किसानों की तो हालत सुधरने नहीं वाली थी। तो भारत में भी महामंदी बेशुमार झेलनी पड़ी। और महामंदी के थोड़े दिन के बाद, आई थिंक मैंने पढ़ा था, थोड़े ही दिन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था हमारे देश में। तभी की ये सारी बातें हैं, 1929 1930 सब पढ़ा चुके हैं पहले वाले लेसन में। फिर महामंदी को सुधारने के लिए क्या करा, ब्रिटेन काफ़ी मार झेल रहा था और चीन सबसे सेफ जोन में खेल रहा था। चीन ने हमेशा ही अपने आप को एक अलग रखा कि उसने हमेशा अपने आप को किंग ही माना, जैसे उसका ड्रैगन है तो वो ड्रैगन ही अपने आप को किंग रखता कि मैं सबसे ऊपर हूँ और सबसे किनारे हूँ, ना मैं महामंदी झेलूँगा और ना ही मैं किसी को सपोर्ट करूँगा, मैं खुद एक बड़ा योद्धा और बड़े देश का साम्राज्य करूँगा, उसकी प्रगति करूँगा। तो चीन हमेशा सेफ जोन में खेलता रहा और चीन ने काफ़ी तकनीकी, इंडिया ने भी तकनीकी में काफ़ी सुधार किए। लेकिन कब, जब ब्रिटेन ने एक वुड्स संस्था बनाई, कब बनाई थी, 1900 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। IMF बैंक की स्थापना हुई, ब्रिटेन ने ब्रिटेन वुड्स संस्था बनाई, उस संस्था ने IMF की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में उस बैंक ने काफ़ी तरक्की की और बैंक वो कब चला, 1947 में,
ठीक है। 1947 में बैंक की ओपनिंग हो गई और बैंक ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया और महामंदी धीरे धीरे कम होती गई और एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात होने लगा, उद्योग फिर से चलने लगे और हमारा देश भी आज़ाद हो गया था 1947 में। तो इस तरह से महामंदी का असर थोड़े टाइम के बाद कम होने लगा। महामंदी का पहला रीज़न यही था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी की वजह से महामंदी हमारे देश में बहुत आ गई थी। अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक हमारा देश भी महामंदी से ही झूल रहा है। सॉरी, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में महामंदी है कि नहीं है? तो वो ये भी कमेंट करके बताना कि हमारे देश में महामंदी चल रही है कि नहीं चली, क्योंकि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सोना चांदी कितने हाई लेवल का हो गया है। तो इस तरह से कुछ कहीं पर देखा जा सकता है कि हमारे देश में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इस तरह का ये पूरा चैप्टर था भूमंडलीकृत विश्व का बनना। 1600 से शुरू हुआ और आज तक आधुनिक युग तक चलता ही चला रहा है। सॉरी, 13वीं शताब्दी जब बौद्ध का ज़माना था, तो आज तक चलता ही आ रहा है, जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब आगे भी चलता रहेगा। भूमंडलीकृत बनता ही रहेगा और चैप्टर आगे बढ़ता ही चलेगा। तो चैप्टर अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, डोंट बी सेल्फिश, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पढ़ना है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और संसाधन एवं विकास भी मैंने पढ़ा दिया है, वो भी आप देख लेना। संसाधन एवं विकास मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, इकाई 2 का है, तो इकाई फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। इकाई 2 संसाधन एवं विकास भी आप लोग पढ़ लेना, उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और उसके बाद में जो भी चैप्टर है, अगला जो चैप्टर रहेगा वो साइंस में पढ़ाने वाली हूँ। पहला लेसन रसायन एवं अभिक्रिया, कुछ ऐसा ही नाम करके है, तो उसका भी मैं पढ़ाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।